हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने एटम का इंग्लिश मीडियम का 12th बोर्ड के लेवल का लेक्चर कवर किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज अपने हिंदी मीडियम में एटम यानी परमाणु के बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। तो जैसा हमने कल किया वैसा ही हम आज कर रहे हैं, बस अंतर इतना है, कल हमने उसको इंग्लिश मीडियम के लिए किया था, आज अपना जो लेक्चर होगा पूरा हिंदी मीडियम के लिए होगा। क्योंकि बोर्ड में सिलेबस दोनों का सेम है, पैटर्न सेम है, मार्किंग स्कीम भी सेम है, बस भाषा का अंतर है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, वो आज अपने दूर कर देंगे। तो अपने हिंदी मीडियम एटम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, चैप्टर का नाम है एटम, यानी कि अपने इसको क्या बोलते हैं, परमाणु। चैप्टर अपना है परमाणु, ठीक है, परमाणु। इसका पूर्णांक टोटल अंक, ये भी आपका 4 नंबर का चैप्टर है, जो कि चैप्टर छोटा है लेकिन मार्क्स अच्छे खासे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो फर्स्ट देखिए, सबसे पहले हमारे सवाल आ रहे हैं, 1 मार्क क्वेश्चन की रेंज में अपने चल रहे हैं। तो 1 नंबर का जो सवाल हमसे पूछा जा सकता है, हो सकता है 1.5 का पूछ लें, हो सकता है 1 का पूछ लें, वो पैटर्न पे डिपेंड करेगा। तो लेकिन लिखना कितना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला सवाल है, रदरफोर्ड स्वर्ण पत्र प्रयोग में अल्फा कणों का उपयोग क्यों किया। पहला सवाल अपना है, अल्फा कणों का उपयोग क्यों किया। जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि स्वर्ण पत्र का उपयोग करना चाहिए, अल्फा कण का उपयोग क्यों किया, स्वर्ण पत्र का उपयोग क्यों किया, इसका कारण अलग है। सवाल ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूजिंग है। यहां मैंने बोला अल्फा कणों का उपयोग क्यों किया, हम जल्दबाजी में आंसर लिखाते हैं स्वर्ण पत्र का उपयोग क्यों किया। तो अल्फा कणों का उपयोग क्यों किया, क्योंकि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, ठीक है, इनका द्रव्यमान निश्चित रहता है और इनके ऊपर जो आवेश है वो भी एक ठीक ठाक कोटि का होता है। तो अगर हमें बोलें कि अल्फा कणों का उपयोग क्यों किया, क्योंकि अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा काफी अधिक, लगभग 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। और अल्फा कणों की ये गतिज ऊर्जा बिस्मिथ से जब वो निकलते हैं, बिस्मिथ स्रोत से जब निकलते हैं, तो वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा रखते हैं, इसलिए अल्फा कणों का उपयोग किया गया। अगर इसी की जगह सवाल होता कि स्वर्ण पत्र का उपयोग क्यों किया गया, तो स्वर्ण पत्र का उपयोग क्यों किया गया, क्योंकि जो स्वर्ण का नाभिक है वो अल्फा कणों से लगभग 50 गुना भारी है, इसलिए। और साथ ही साथ स्वर्ण जो होता है आघात वर्धनीय होता है, उसको पतली पतली पन्नियों में बांटा जा सकता है, इसलिए हमने स्वर्ण नाभिक का उपयोग किया। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रश्न में कंफ्यूज मत होना। जब कह रहे हैं अल्फा कणों का उपयोग क्यों किया, हम बोलेंगे कि 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा रखते हैं, ठीक है, द्विधनावेशित नाभिक होता है हीलियम का, इसलिए उपयोग किया। लेकिन जब बोला जाए स्वर्ण पत्र का उपयोग क्यों किया, तो जो 2 कारण मैंने आपको बताए वो इस्तेमाल हो जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रकीर्णित कणों की संख्या व प्रकीर्णन कोण के मध्य आलेख प्राप्त कीजिए। रदरफोर्ड प्रयोग में प्रकीर्णित कणों की संख्या और प्रकीर्णन कोण के मध्य आलेख, माना y अक्ष पे प्रकीर्णित कणों की संख्या, इधर आ जाएगा प्रकीर्णन कोण थीटा, इन दोनों के मध्य का अपने को ग्राफ चाहिए। तो एक ग्राफ उन्होंने जब प्रैक्टिकली ऑब्टेन किया, ग्राफ कुछ ऐसे आया, आलेख कुछ ऐसे आया। नाम क्या है इस ग्राफ का, इसका नाम है अति परवलय, ग्राफ का नाम है अति परवलय। और इस ग्राफ को ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो संबंध इस्तेमाल किया वो था n समानुपाती 1/sin⁴ थीटा बटा में 2। ये इस संबंध के अनुसार एन और थीटा के मध्य आने वाला वक्र क्या बन गया, अति परवलयाकार बन गया, और उसका शेप आपके सामने है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला सवाल अपना है कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में जो व्यवस्था का इस्तेमाल किया था उसका चित्र। तो चित्र आपकी स्क्रीन पे है, इसको मैं हिंदी में रूपांतरित कर देता हूं। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल का मतलब हुआ अल्फा कणों का स्रोत। सिंपल व्यवस्था है, आपको बना बना के देखनी है, 1-2 बार एग्जाम में आती है। स्कैटर्ड पार्टिकल्स का मतलब है प्रकीर्णित कण, प्रकीर्णित कण, ठीक है। थिन गोल्ड फॉइल का मतलब है स्वर्ण पत्र, और बीम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब हो गया किरण पुंज, और स्क्रीन का मतलब हो गया पर्दा, ठीक है। मतलब उन्होंने इस व्यवस्था का उपयोग किया जिसके अंदर उन्होंने अल्फा सोर्स का एक स्रोत लिया, अल्फा पार्टिकल का एक स्रोत लिया, जो कौन था, जो बिस्मिथ था, बिस्मिथ। तो व्यवस्था आपके सामने है, ये चित्र आपको आना चाहिए, याद रखना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। अगला सवाल, बोर त्रिज्या का सूत्र लिखिए। तो देखो, बोर का जो संबंध होता है
nवीं कक्षा के लिए, वो होता है n स्क्वायर बटा जेड गुना 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये तो है nवीं कक्षा के लिए। इसको बोर त्रिज्या कब बोलते हैं? यदि n बराबर 1 और z बराबर 1, मतलब हाइड्रोजन परमाणु हो जाए, n बराबर 1 z बराबर 1, तो ये बोर त्रिज्या बन जाती है। तो मान रखोगे, क्या मिलेगा? 1 का वर्ग बटा में 1 गुना 0.529। तो बच्चों क्या उत्तर आएगा? यह आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम, जिसको लगभग हम 0.53 एंगस्ट्रॉम भी लिखते हैं। ये आ जाएगा। तो बोर त्रिज्या का मान या बोर त्रिज्या का सूत्र कितना हो गया? एन स्क्वायर बटा जेड। बोर त्रिज्या के लिए एन और जेड का मान 1 रख देंगे तो उसको अपने बोर त्रिज्या बोलते हैं। उसका मान कितना होता है? 0.529 या 0.53 एंगस्ट्रॉम। डन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अगला सवाल देखिए, हमें कह रहे हैं प्रकाश के वेग व कक्षीय वेग में संबंध दीजिए। प्रकाश का वेग, प्रकाश के वेग व कक्षीय वेग में संबंध दीजिए। प्रकाश के वेग का सूत्र, प्रकाश का वेग मतलब सी अपना प्रकाश का वेग होता है, ठीक है। कक्षीय वेग तो एक सूत्र होता है v बराबर, तुम्हें आता होगा, याद होगा, रिपीट करते हैं, 2.18 10 की घात 6 जेड बटा एन मीटर प्रति सेकंड। 2.18 10 की घात 6 जेड बटा एन मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे ये जो संख्या है ना 2.18 10 की घात 6, ये संख्या आती है बच्चों c बटा 137 से। c का मान 3 गुना 10 की घात 8, 137 का जब उसमें भाग देते हो तो ये संख्या निकल के आती है। इसका मतलब प्रकाश के वेग और कक्षीय वेग में जो संबंध है वो ये है कि v बराबर c बटा 137 जेड बटा में n। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आगे देखिए, आगे आपके पास बोर की 3 परिकल्पनाएं आ रही हैं। बोर की 3 परिकल्पनाएं, ठीक है। बोर की प्रथम परिकल्पना लिखिए, द्वितीय लिखिए, तृतीय लिखिए, तीनों का कथन करना है। तो सुनो, बोर की प्रथम परिकल्पना क्या है? देखो, जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर कैसी कक्षा में चक्कर लगाता है? वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमण करता है या चक्कर लगाता है, ठीक है, परिक्रमण करता है। अब अपने को पता है जब कोई चीज वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमण कर रही है तो उसको घूर्णन करने के लिए, परिक्रमण करने के लिए कैसे बल की आवश्यकता होती है? भाई उसको चाहिए होता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जिसका मान होता है mv स्क्वायर बटा में r। अब ये अभिकेंद्रीय बल अलग अलग स्थितियों में अलग अलग बलों से प्राप्त होता है। गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल से, कई बार घर्षण बल से, कई बार आपको मिलता है ये स्थिर वैद्युतिक बल से। इलेक्ट्रॉन नाभिक के केस में ये बल हमें किससे मिलता है? स्थिर वैद्युतिक बल से। इसका मतलब जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो किससे मिल रहा है? स्थिर वैद्युतिक बल से। इसका मतलब आवश्यक अभिकेंद्रीय बल को किसके बराबर होना पड़ेगा? के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर के, जो कि है स्थिर वैद्युतिक बल। अब जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, नाभिक का आवेश Zd, इलेक्ट्रॉन का E, तो आप इनका मान रखो तो आपको मिलता है mv स्क्वायर बटा आर के Ze गुना में E बटा में आर स्क्वायर। ये होती है बोर की पहली परिकल्पना। अगर इसको मैं परिभाषित करूं तो सुनना इसकी परिभाषा आप लोग ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं। लिखना चाहो साथ साथ आप लिख भी सकते हो परिभाषा। क्या बोल रहा हूं मैं? कह रहा हूं कि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है। वृत्ताकार कक्ष में घूर्णन करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल स्थिर वैद्युतिक आकर्षण बल से प्राप्त होता है। समझे? फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार मैं। कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है। वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल स्थिर वैद्युतिक आकर्षण बल से प्राप्त होता है, अर्थात mv स्क्वायर बटा आर बराबर के जेड स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। ये हो गई पहली परिकल्पना। अच्छा, और ये कक्षाएं जिनमें ये घूम रहा है ना, उनको स्थिर कक्षाएं कहते हैं।
स्थिर कक्षा। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बोर की स्थिर कक्षा से संबंधित परिकल्पना लिखिए, तो आपको यही लिख के आनी है वहां भी। आगे बढ़ते हैं, बोर की द्वितीय परिकल्पना लिखिए। अब देखो, बोर की द्वितीय परिकल्पना रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल के मध्य का मुख्य अंतर था, क्योंकि रदरफोर्ड कहता है हर कक्षा में घूमता है, लेकिन बोर कहता है नहीं, हर कक्षा में नहीं घूमेगा। तो कहां घूमेगा, सुनना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके लिए कोणीय संवेग h बटा 2 पाई का पूर्ण गुणज है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके लिए कोणीय संवेग h बटा 2 पाई का पूर्ण गुणज है, अर्थात कोणीय संवेग L बराबर NH बटा में 2 पाई। बच्चों, ऐसी कक्षाओं को क्या कहते हैं, ऐसी कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं, स्टेबल स्टेट कहते हैं, स्थायी कक्षा। तो स्थायी कक्षाओं में L बराबर क्या होता है, NH बटा में 2 पाई, समझे। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है सवाल का, इसको हम बोर का क्वांटीकरण प्रतिबंध भी कहते हैं, क्वांटीकरण प्रतिबंध भी कहते हैं बोर का इसको। ठीक है, बोर का क्वांटीकरण प्रतिबंध भी कहते हैं। तो इस हिसाब से भी आता है कि बोर का क्वांटीकरण प्रतिबंध लिखिए। एन यहाँ पे क्या है बच्चों, मुख्य क्वांटम संख्या या कक्षाओं की स्थिति, कक्षाओं का नंबर, प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा, तो N 1 2 3 आ जाएगा। बोर की तीसरी परिकल्पना लिखिए। अब बोर की तीसरी परिकल्पना ऊर्जा से संबंधित है। देखिए, दो कक्षाएं कंसीडर करते हैं, एक उच्च कक्षा, एक निम्न कक्षा। अब अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आ सकता है, वो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा सकता है। जब वो उच्च से निम्न में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और जब वो निम्न से उच्च में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो बोर क्या कहता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, संक्रमित होता है, या कोई इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में संक्रमित होता है, उच्च से निम्न में या निम्न से उच्च में संक्रमित होता है, तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। उच्च से निम्न में आएगा तो उत्सर्जन, निम्न से उच्च में जाएगा तो अवशोषण। यह उत्सर्जन अथवा अवशोषण फोटोन के रूप में होता है, मतलब ई अंतिम माइनस ई आरंभिक बराबर एच न्यू, या इसको लिखते हैं एच सी बटा में लैम्डा। तो ये हो गई बोर की तीसरी परिकल्पना। तो बोर की तीनों परिकल्पनाओं में जो गणित सामने आती है, एम वी स्क्वायर बटा आर के जेड डी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, स्थिर कक्षाएं। एम वी आर, एल को अपने एम वी आर भी लिखते हैं, एम वी आर, ठीक है, बराबर एल बराबर एन एच बटा 2 पाई। ये दूसरी परिकल्पना। तीसरी परिकल्पना से आता है ई अंतिम माइनस ई आरंभिक बराबर एच न्यू बराबर एच सी बटा में लैम्डा, समझे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। आगे एंट्री होती है हमारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन की, 2-2 मार्क्स के जो सवाल है ना उनकी एंट्री हो गई है। तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन, पहला सवाल क्या है अपने पास, रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां लिखिए। तो सुनना, पहली कमी, पहली कमी क्या थी, सुनना ध्यान से, पहली कमी क्या थी। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और निरंतर चक्कर लगाने से उसकी ऊर्जा में हानि होती है। अब होता क्या है, जब कोई भी इंसान, या तुम ही हो मान लो, तुम एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हो, तुम्हारा पहला चक्कर इतना होगा, तुम्हारी ऊर्जा बरकरार है। अब धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा में जब हानि होगी ना, तुम्हारा चक्कर छोटा होता जाएगा, तुम धीरे 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 केंद्र पे आके गिर जाओगे। ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ होना चाहिए। अगर रदरफोर्ड की बात माने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और विकिरणें उत्सर्जित करता है, मतलब ऊर्जा में हानि होती है, तो उसको अंततः नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। और जब रदरफोर्ड से पूछा गया ऐसा क्यों नहीं होता, तो वो नहीं बता पाए। तो ये उनकी एक कमी हो गई, उनके मॉडल की एक कमी हो गई, क्या, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तथा विकिरण उत्सर्जित करता है, अतः उसकी ऊर्जा में हानि होने के कारण उसे नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु वह नहीं गिरता। ऐसा क्यों होता है, ये पहली कमी हो गई। ये इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए। दूसरी कमी, अब जो विकिरण उत्सर्जित होती है वो स्पेक्ट्रम के रूप में निकलती है, जिसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं।
अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में भी रदरफोर्ड नहीं बता पाए। तो हम कह सकते हैं दूसरी कमी कि रदरफोर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। ये अपनी सेकंड कमी हो जाएगी इसकी मॉडल की। डन। तो दो कमियां समझ गए होंगे आप लोग, इजी हैं दोनों, आसान है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल, रदरफोर्ड मॉडल के दो मुख्य बिंदु लिखिए। सवाल है रदरफोर्ड मॉडल के दो मुख्य बिंदु लिखिए। तो रदरफोर्ड मॉडल जो था वो परमाणु के बारे में था, तो इससे दो मुख्य बिंदु क्या निकल के आते हैं। पहला बिंदु बहुत सिंपल है, जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या पाया कि बहुत सारे अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए निकल गए, उनमें विक्षेप ही नहीं हुआ, सीधे ही निकल गए। इसका मतलब पहली कमी क्या हुई बच्चों, कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। पहली कमी ये होगी, पहला मॉडल ये हो गया, बिंदु ये हो गया पहला मॉडल का, कि अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, खाली होता है, होलो होता है। दूसरा दूसरा ये कि कुछ कण, जैसे कोई 10,000 में से एक एकदम 180 डिग्री के कोण पर वापस आ गया, पूरा का पूरा घूम गया। अब पूरा का पूरा घूमा, इसका मतलब उसको घुमाया किसने होगा, अल्फा कण मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को घुमाने के लिए सामने भी पॉजिटिव चाहिए और काफी बड़ा पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब कि परमाणु के अंदर कोई जगह तो ऐसी है जहां से अल्फा कण टकराया और वापस चला गया। तो रदरफोर्ड क्या कहता है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान तथा धनावेश परमाणु में एक बिंदु पर, एक स्थान पर केंद्रित रहता है। उस स्थान को बच्चों क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो दूसरा बिंदु मॉडल का ये है, नाभिक क्या है, नाभिक को परिभाषित करता है दूसरा बिंदु, फिर से सुनिएगा, परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश, ध्यान रखना धनावेश, परमाणु में किसी एक स्थान पर केंद्रित रहता है। उस स्थान को क्या कहा गया, नाभिक कहा गया। तो ये नाभिक के बारे में बताता है कौन सा मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। और उसके दो बिंदु हो गए कि अधिकांश भाग खोखला होता है और प्लस और प्लस में प्रतिकर्षण है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, जिससे टकरा के कण वापस आ जाता है। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल देखेंगे। आगे आते हैं अपने दो मैच द कॉलम स्तंभ सुमेलन आ रहे हैं दो अपने पास। ठीक है, अब ये स्तंभ सुमेलन के थ्रू हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कवर करने की कोशिश करेंगे, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चल श्रेणी, ये। तो ये दोनों सवाल करने से पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। देखिए, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है 1/λr, 1 में n1 स्क्वायर माइनस 1 में n2 स्क्वायर। n1 का जो मान है वो श्रेणी निर्धारित करने में काम आता है, श्रेणी के निर्धारण में। ठीक है, श्रेणी के निर्धारण में काम आता है n1 का मान। तो कैसे निर्धारण होता है बच्चों, अगर लाइमन श्रेणी है तो n1 की जगह हम 1 रख देंगे, बामर है तो n1 की जगह 2 रख देंगे, पाश्चन है तो n1 की जगह 3 रख देंगे, और अगर वो ब्रैकेट है तो n1 की जगह क्या रख देंगे, 4। ठीक, तो हमारा जो सूत्र है इस हिसाब से बदलता रहेगा। लाइमन के लिए यहाँ 1 रख दो, बामर के लिए यहाँ 2 रख दो, पाश्चन के लिए यहाँ 3 रख दो, और ब्रैकेट के लिए बच्चों क्या रख दो, 4। किसकी जगह, n1 की जगह, ध्यान रखना n1 की जगह। तो चलो अपना मैच द कॉलम देखते हैं अपने। देखो, लाइमन श्रेणी का सूत्र, अब लाइमन में मैंने अभी बताया n1 का मान कितना होना चाहिए, 1। तो इन चारों में देखो n1 का मान 1 इसमें है, तो ये हो गया हमारा लाइमन का मैच, यानी कि ए के लिए आ गया 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्रैकेट, ब्रैकेट के लिए देखिए अभी बताया मैंने, ब्रैकेट के लिए n1 का मान कितना है, 4, और 4 हमें दिया इस विकल्प के अंदर। तो ब्रैकेट यानी बी के लिए हमारा आ गया ये थर्ड वाला आंसर आ गया। आगे है बच्चों पाश्चन, पाश्चन श्रेणी। पाश्चन के लिए मैंने क्या बोला, n1 का मान 3, तो पाश्चन के लिए आपका ये आ जाएगा, यानी कि सी के लिए हम क्या लिख दें, 3 नंबर लिख दें। लाइमन, लाइमन के लिए बच्चों कितना मान होता है, लाइमन के लिए 1, सॉरी बामर बच गया लास्ट, बामर, लाइमन तो हम डिस्कस कर चुके हैं। बामर,
बामर के लिए n1 का मान कितना होता है 2, n1 का मान 2 ये रहा पहले विकल्प में है। तो हमारा जो डी है बच्चों उसका क्या आ जाएगा 1। तो मैच क्या हो जाएंगे हमारे, ए का हो जाएगा बच्चों 4, बी का हो जाएगा अपना, बी ब्रैकेट ब्रैकेट के लिए हमारा आ जाएगा यानी कि सी। पाश्चन, पाश्चन के लिए हमारा बच्चों आ जाएगा कितना 3 यानी कि सेकंड मैच, सेकंड मैच 3 के लिए सेकंड मैच, पाश्चन के लिए बच्चों सेकंड मैच। और डी बामर, बामर के लिए क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर। तो लाइमन के लिए 1, बामर के लिए 2, पाश्चन के लिए 3 और ब्रैकेट के लिए 4। इस हिसाब से ए का मैच हो गया 4, ब्रैकेट यानी बी का मैच हो गया अपना थर्ड वाला ऑप्शन, पाश्चन का मैच हो गया सी, सी का हो गया अपना सेकंड वाला ऑप्शन, और बामर के लिए हो गया अपना ए यानी कि ये वाला ऑप्शन 1/2 स्क्वायर। अब यही सवाल आगे आता है, लाइमन बामर, लाइमन ब्रैकेट पाश्चन और बामर श्रेणी है कौन कौन से क्षेत्र में दिखाई देती है। तो बच्चों लाइमन श्रेणी पराबैंगनी में दिखाई देती है। ब्रैकेट पहले बामर देख लें तो बामर दिखाई देता है दृश्य में, बाकी इनके अलावा जो भी बच जाती है, लाइमन बामर के अलावा जो भी बच जाती हैं सब अवरक्त में, सब अवरक्त में, यानी कि ब्रैकेट भी अवरक्त में, पाश्चन भी अवरक्त में, रेडियो क्षेत्र में कुछ दिखाई नहीं देता। तो सिंपल सा सीरीज बेस्ड सवाल था हमारा जो हमने कर दिया आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैच द कॉलम इस तरह से इसका हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन फिर से लाइमन ये लिखा हुआ है 1, बामर 2, पाश्चन 3, ब्रैकेट 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे आते हैं 3 नंबर के सवाल जो हमसे 3-3 नंबर के लिए डेरिवेशन टाइप पूछे जा सकते हैं, हम उनकी बात करते हैं। देखो, नाभिक के परितः यानी नाभिक के चारों ओर घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का सूत्र प्राप्त कीजिए। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका सूत्र बनाना अपने को। देखो, तो हम शुरू करेंगे बच्चों प्रथम परिकल्पना से। प्रथम परिकल्पना से बोर की प्रथम परिकल्पना क्या है, mv² बटा में r बराबर के जेड स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। ठीक है, आर से आर काटो, तो यहां से मिला mv² बराबर के जेड स्क्वायर बटा में आर, पहली समीकरण। अब चलते हैं द्वितीय परिकल्पना के पास। क्या होती है, एम वी आर बराबर एन एच बटा में 2 पाई, या जैसा डाटा हमने शुरू में लिया वैसा ले लें, तो एम वी आर बराबर एन एच बटा में 2 पाई। अब एक सिंपल सा तरीका है, हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। त्रिज्या निकालनी है तो वेग को उड़ा दो, और वेग निकालना है तो त्रिज्या को उड़ा दो। त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या किसको उड़ाए, वेग को, तो यहां से v निकालो एन एच बटा 2 पाई एम आर। त्रिज्या निकालनी है तो वेग को उड़ा दो, वेग निकालना है तो त्रिज्या को उड़ा दो। त्रिज्या निकालनी है, ये रहा वेग, ये v उठाओ इसमें रख दो, समीकरण 3 व 1 का उपयोग कर लो, समीकरण 1 व 3 से मान रखते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 व 3 से देखो, एम एन एच बटा 2 पाई एम आर का स्क्वायर बराबर के जेड स्क्वायर बटा में आर। ठीक है, एम एन का वर्ग, एच का वर्ग, 4 पाई का वर्ग, एम का वर्ग, आर का वर्ग, के जेड स्क्वायर बटा में आर। एम से एम कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, आपको आर चाहिए, ये आर। तो एक काम करते हैं, इस आर को तो भेज देते हैं इस साइड, और ये जो देख रहे हो ना इसको ले आते हैं इधर। तो देखो क्या मिलेगा, आर बराबर एन का वर्ग एच का वर्ग बटा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये अब इसमें तुम देखो, एच नियतांक, 4 पाई एम के ई सब नियतांक, इन नियतांकों को हल करते हैं ना तो आता है 0.529 एंगस्ट्रोम, और गुना में क्या बच गया एन स्क्वायर बटा में जेड। यही हमारा कक्षीय त्रिज्या का सूत्र होता है, एन स्क्वायर बटा में जेड। ठीक है, 0.529 एंगस्ट्रोम गुना में एन स्क्वायर बटा में जेड, ये किसका सूत्र है, कक्षीय त्रिज्या का। कैसे किया, पहली परिकल्पना दूसरी परिकल्पना मान उठा के रख दिया, आपको आर का मान मिल गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लो, समझ लो आराम से, एसएस ले लो, आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आ रहा है हमारा, नाभिक के परितः घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग ज्ञात कीजिए। तो चलिए कक्षीय वेग ज्ञात करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन का नाभिक के परितः। मैंने अभी बताया था वही परिकल्पना, प्रथम परिकल्पना, फिर से वही कहानी लेकिन थोड़ा सा अलग वे में। प्रथम परिकल्पना, mv² बटा में r बराबर kZd² बटा में r²। r से r कटेगा तो mv² आ जाएगा kZd² बटा में r। वही कहा। अब फिर से क्या करोगे बच्चों, द्वितीय परिकल्पना। तो द्वितीय परिकल्पना से क्या मिलेगा, mvr बराबर nh बटा में 2 पाई, ये आ जाएगा। mvr बराबर nh बटा में 2 पाई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला r चाहिए तो v को उड़ा दो, v चाहिए तो r को उड़ा दो। यहां तुम्हें क्या चाहिए, v चाहिए तो r को उड़ाते हैं। r देखिए कितना आएगा, r आएगा nh बटा में 2 पाई mv, ये r आ गया। ये r को उठा के अपने इसमें रखते हैं समीकरण 1 व 2 से। देखो क्या मिलेगा, mv² k Zd² nh 2 पाई mv। ठीक है, हल करते हैं। m से m, v से v, लो v आ गया बच्चों, k Zd² 2 पाई बटा में nh, ये आ गया। अब इसमें क्या क्या नियतांक है, k नियतांक, e नियतांक, पाई, 2, h नियतांक। तो v बराबर z बटा में n बच गया गुणा में 2.18 गुना 10⁻6 नियतांकों के मान रखोगे ये। और आज ही हमने डिस्कस किया कि इसको हम क्या लिखते हैं, c बटा में 137 लिखते हैं। तो आपका v का सूत्र क्या आ गया, ये c बटा 137 z बटा n, या z बटा n गुना 2.18 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। समझे? चलिए गुड। अगला सवाल, चलिए बच्चों अगला सवाल देखेंगे अपने। नाभिक के परितः घूर्णन करते इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बात सुनो, जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है, वो होती है यांत्रिक ऊर्जा, जिसको अपन बोलते हैं एक्चुअली गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यानी आप गतिज ऊर्जा निकालिए, स्थितिज ऊर्जा निकालिए, दोनों का योग कर दीजिए, आपको कुल ऊर्जा मिल जाएगी। तो चलो पहले गतिज ऊर्जा निकालते हैं। गतिज ऊर्जा निकालने के लिए बच्चों मैं पहली परिकल्पना का इस्तेमाल करूंगा। बोर की पहली परिकल्पना क्या है, mv² बटा में r बराबर kZd² बटा में r²। ये होती है पहली परिकल्पना। मैं इसमें ना आधे का गुना करता हूं दोनों तरफ। इससे संख्यात्मक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन कंसेप्चुअली काफी पड़ेगा। देखो कैसे, r से r कट गया। अब ये जो तुम्हारे सामने है क्या, 1/2 mv²। बच्चों इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। कितनी आ गई, ये आ गई kZd² बटा में 2r। ध्यान रखना धनात्मक है क्योंकि गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। ये गतिज ऊर्जा आ गई, स्थितिज ऊर्जा। देखो स्थितिज ऊर्जा के लिए हमें पता है ये नाभिक Zd, यहां से r दूरी पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो स्थिर वैद्युतिक स्थितिज ऊर्जा का सूत्र U बराबर K Q1 Q2 बटा में R होता है। R यहाँ पे त्रिज्या है। तो अगर अपने मान रखें R बराबर बड़ा R हो गया हमारे लिए, तो क्या लिखेंगे, K Zd, और स्थितिज ऊर्जा में चिन्ह के साथ आवेश लिखा जाता है, बटा में R। क्या आ गया, -kZd² बटा में R। यह आ गई स्थितिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा क्या होती है बच्चों, कुल ऊर्जा होती है दोनों का योग, गतिज और स्थितिज। तो दोनों को अगर अपने जोड़े, कुल ऊर्जा TE टोटल एनर्जी बराबर KE प्लस U। ठीक है, गतिज ऊर्जा प्लस U, तो मान रख दो, गतिज ऊर्जा का मान रख दो। यहां पे क्या मिलेगा, kZd² बटा में 2r, U का मान -kZd² बटा में r। इसको हल कर डालो, kZd² बटा में r कॉमन, 1/2 -1, तो ये आ जाएगा -kZd² बटा में 2r।
इतना आ जाएगा, माइनस के जेड स्क्वायर बटा 2r। तो ये क्या आ गई, कुल ऊर्जा। अब एक बात का ध्यान देना, गतिज ऊर्जा धनात्मक, स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक, और कुल ऊर्जा भी क्या आएगी, ऋणात्मक आ जाएगी। कुल ऊर्जा भी क्या आएगी, ऋणात्मक। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा का सूत्र आ गया। अभी रुको थोड़ा, अभी ट्विस्ट है क्या, यहाँ पे आर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा आर को, देखो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले आर। चलिए आगे बताते हैं। कुल ऊर्जा अपने लिख रहे हैं टीई बराबर माइनस के जेड स्क्वायर बटा में 2r। ठीक है, तो r का मान हम यहां रखेंगे 0.529 गुना एन स्क्वायर बटा जेड एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों जब ये मान आप यहाँ पे प्लेस करोगे, यहाँ पे रखोगे, तो कुल ऊर्जा क्या मिलेगी, माइनस के जेड ई स्क्वायर 2.529 एन स्क्वायर बटा जेड एंगस्ट्रॉम। इसको ऊपर भेज दो, देखो के नियतांक, ई नियतांक, सब सब नियतांक। ठीक है, एन और जेड को छोड़ के सब नियतांक। तो ये जेड ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो आएगा माइनस जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, और सभी नियतांकों का बच्चों मान आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा जो कुल ऊर्जा का व्यंजक है वो कितना आ गया, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक कुल ऊर्जा का व्यंजक जो हमें याद रखना है, ध्यान रखना है, जिसपे हमसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसका एसएस ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। डन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने अगला सवाल। आगे बच्चों कुछ आंकिक सवाल आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए आपके लिए, जिनसे एक न्यूमेरिकल बन सकता है जो आपको बोर्ड के साथ साथ नीट और जेई में भी हेल्प कर सकते हैं। तो पहला सवाल है इस कड़ी में, लाइमन श्रेणी की द्वितीय का और बामर की तृतीय का तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेटा सूत्र होता है 1/लैम्डा आर n1 का वर्ग माइनस n2 का वर्ग। तो पहले अपने देखें लाइमैन की द्वितीय, देखिए ऊर्जा स्तर बनाए, तो लाइमैन की जो पहली रेखा होती है वो 1 में गिरती है, लाइमैन की दूसरी रेखा 2 में, यानी कि 1 2 3 इस तरह से। बामर की अगर हम बात करते हैं तो बामर में बच्चा जो रेखाएं होती है ना वो किस में गिरती हैं, 2 में गिरती हैं। तो 1 2 3 4 बनाया मैंने, तो पहली रेखा 3 से 2, दूसरी 4 से 2, अगली रेखा बेटा कहां से गिरेगी, 5 से 2 में गिरेगी, ऐसे। तो जो हमने थोड़ी देर पहले सूत्र पढ़े थे, श्रेणियां डिस्कस करी थी, तो उस हिसाब से 1/लैम्डा एल आर, n1 का मान तो नियत हो गया, 1 का वर्ग लाइमन के लिए माइनस दूसरी रेखा, तो द्वितीय का देखो कितना आ रहा है 3, यानी कि 3 का वर्ग। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, 1/लैम्डा एल आर 1 माइनस 1/9, लघुत्तम ले लो, 1/लैम्डा एल आर 8/9। तो यहां से बच्चों लैम्डा एल कितना आ जाएगा, उल्टा कर दो, 9/8 आर। अब बामर के पास चलते हैं, बामर क्या कहता है, बामर कहता है अपने को फॉर्मूला के हिसाब से 1/लैम्डा आर 1/2 का वर्ग माइनस बामर की तीसरी, अभी बताया कहां से गिरेगी, 5 से 2 में गिरेगी, 1/5 का वर्ग। ठीक है, देखो मान रख रहा हूं 1/लैम्डा आर 1/4 माइनस 1/25, लघुत्तम ले लो आर, क्या आएगा बच्चों 100, 25 माइनस 4, तो 1/लैम्डा बामर, लैम्डा बी आर 21/100, तो लैम्डा बी उल्टा कर दो, क्या मिलेगा 100/21 आर, मिल गया, डन। अब अनुपात चाहिए इसका, लैम्डा एल का और लैम्डा बी का, बिल्कुल आपको अनुपात मिलेगा, लैम्डा एल बटा लैम्डा बी 9/8 आर गुना 100/21 आर, आर से आर कैंसिल, 189/800 यह आ जाएगा, समझे। तो उत्तर कितना आ गया 189/800। समझाया आपको मैंने क्या किया, श्रेणी रेखाएं देखी, आराम से आप इसको समझो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखिए आप वीडियो को रिवाइंड करके कंसेप्ट को वापस समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास हमेशा सेव ही रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि चला जाएगा कहीं पे। आराम से आप इसको कोई जल्दबाजी नहीं,
धीरे धीरे आप इसको 0.50 की स्पीड पे, 0.75 की स्पीड पे, जैसे आपको सही लगे आप इसको आराम से विजुलाइज कीजिए। ये एक सेव कंटेंट है, ये हमेशा आपके पास रहेगा। आप जितनी बार मर्जी इसको रिवाइंड कर करके देखो, जब तक समझ नहीं आ जाता कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप इसको आराम से देखिए, नोट कीजिए, इसको साथ साथ लिखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को। इससे बहुत फायदा होगा आपको भी, और हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा कि हमारी मेहनत काम आ रही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं अपने। आगे आपके पास फिर से दो न्यूमेरिकल लेके आया हूं मैं, देखो क्या क्या है। किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, नीट के अंदर पूछा गया सवाल है, बोर्ड के अंदर पूछा गया सवाल है, आपकी एनसीईआरटी का सवाल है। 2.14 ईवी है गतिज ऊर्जा, के ई बराबर 2.14 ईवी। कुल ऊर्जा अभी बात करी थी बच्चा, कुल ऊर्जा जो होती है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी माइनस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो माइनस तो होती है और साथ में डबल होती है काइनेटिक एनर्जी की, यानी माइनस 2 गुना 2.14 कितना आ जाएगा, 4.28 ईवी माइनस का। ठीक है, तो कुल ऊर्जा बच्चों कितनी आ गई, -2.14 ईवी, और स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई, -4.28 ईवी। दोनों से आपको काइनेटिक एनर्जी दी गई थी, हमने निकाल डाली, उत्तर आ गया। अगला सवाल, एच परमाणु में तृतीय उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। उत्तेजित अवस्था, जब भी आप शब्द देखते हो ना उत्तेजित अवस्था, आप एक जोड़ दो, 3 है तो 4, 4 है तो 5, एन का मान, तो यहाँ तृतीय उत्तेजित अवस्था, एन का मान बच्चों कितना यूज करेंगे, 3+1 यानी कि 4। सूत्र आर बराबर 0.529 एन स्क्वायर बटा में जेड एंगस्ट्रॉम। 0.529 एन का वर्ग बच्चों 4 का वर्ग, और हाइड्रोजन है तो 1, तो क्या आ जाएगा 0.53 इंटू 16। इसको हल कर लेंगे, हमें अपना उत्तर एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा। बात समझे, सिंपल सवाल, आर का मान निकाला, हल किया, उत्तर आ गया। ठीक है, समझ गए, आराम से इसका एसएस लो, स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। लास्ट क्वेश्चन आपका आज का, एटम का लास्ट सवाल हमारे पास है, क्या है, एक जेई का पुराना सवाल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, नीट में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया है। कहते हैं दी गई व्यवस्था के आधार पर λ1 बटा λ2 बताओ। एक चित्र दे रखा है, इसको हम हल करने के लिए तृतीय परिकल्पना का यूज करेंगे। ई फाइनल माइनस ई इनिशियल बराबर एच सी बटा लैम्डा। λ1 λ2, पहले λ1 के लिए करते हैं। देखो λ1 के लिए ई फाइनल इसमें गिर रहा है, यहां से गिर रहा है, तो क्या बोलूंगा, ई फाइनल बराबर -2 ई, ई इनिशियल बराबर -ई, दोनों का अंतर -2 ई माइनस माइनस ई बराबर एच सी बटा में λ1। हल कर डालो, -2 ई प्लस ई बराबर एच सी बटा में λ1, माइनस ई बराबर एच सी बटा में λ1, तो λ1 कितना आ गया, -HC बटा में ई। इस समीकरण का उपयोग करूंगा मैं आगे, -HC बटा में ई। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला λ2 के लिए बात करते हैं, ये रहा λ2। देखो λ2 कहां गिर रहा है, यही कर रहा हूं बात में, समझ लेना। λ2 के लिए क्या मिल रहा है अपने को, अंतिम ऊर्जा किस स्तर में गिरा, -4e/3 में गिरा, और कहां से गिरा, -e से गिरा। तो इसके लिए अगर अपने नियम लगाएं, क्या मिलेगा अपने को, λ2 के लिए लगाएं, ई अंतिम माइनस ई आरंभिक, सेम, अंतिम कितना, -4e/3, आरंभिक कितना, -e विद माइनस साइन बराबर HC बटा में λ2, -4e/3 प्लस ई बराबर HC बटा में λ2। हल कर डालो, -e/3 बराबर HC बटा में λ2, तो λ2 आएगा बच्चों -3HC बटा में ई, ये आ गया λ2। और λ1 क्या आया था, -HC बटा ई। हमसे क्या पूछा है, λ1 बटा λ2, भाग दे दो, λ1 बटा λ2 -HC बटा में ई, -3HC बटा में ई, माइनस माइनस एच सी ई कट गया, सब कुछ उत्तर आ गया 1:3। तो ये हमारा उत्तर आया 1:3, समझे। तो बच्चों हमने परमाणु चैप्टर को यहाँ पे पूरा किया है।
19 सवालों के अंतर्गत हमारा चैप्टर खत्म हुआ है। बेसिकली जितने भी पॉसिबल सवाल थे मैंने हिंदी मीडियम के लिए राजस्थान बोर्ड के लिए कंसीडर कर लिए हैं। अब आप इसको आराम से पढ़िए, आराम से वीडियो को एक बार नहीं देख रहे, 2 बार, 3 बार, 4 बार अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को आप भेजो, जितना फॉरवर्ड कर सकते हो फॉरवर्ड करो। आप इसको व्हाट्सएप स्टेटस की तरह यूज करो, जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं वो इसको देखें। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा और इस सीरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। हम आपके लिए बहुत कुछ नया प्लान कर रहे हैं जो धीरे 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 आने वाले दिनों में आपको जेई नीट सब के लिए आपको धीरे धीरे दिखेगा। तो आप सरप्राइजेस के लिए तैयार रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला चैप्टर अपना प्रकाश विरुद्ध प्रभाव कवर अप करेंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक आप इसको अच्छी तरह रिवाइज कीजिए और चैनल पे आने वाली सभी वीडियोस को प्रॉपरली देखिए, समझिए। ठीक है, तो मिलेंगे अपने अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।